देखिए बच्चों, पाठ है 9, चैप्टर का नाम है अभिनयो, लेखक हैं इसके अशोक वाजपेयी। चलिए निकालिए, किताब निकालिए। अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। अब चुप रहो। वाजपेयी जी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ। उनका मूल निवास सागर मध्य प्रदेश है। उनकी माता का नाम निर्मला देवी और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट सेकेंडरी हाई स्कूल सागर से हुई। फिर सागर विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए और सेंट स्टीफेंस कॉलेज से दिल्ली से अंग्रेजी में एमए किया। उन्होंने वृत्ति के रूप में प्रशासनिक सेवा को अपनाया। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई पदों पर रहे और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति के पद से सेवानिवृत्त हुए। संप्रति वे दिल्ली भारत सरकार की कला अकादमी के निर्देशक हैं। वाजपेयी जी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में हुआ। लेकिन मूल निवास मतलब क्या होता है? मूल निवास मतलब कहाँ के असली वाले हैं। जैसे यहाँ पे बहुत लोग प्रवासी हैं, असली कहाँ के हैं तो वो यहाँ के हैं। तो वैसे ही इनका मूल निवास कहाँ था? सागर मध्य प्रदेश। माता का नाम निर्मला देवी और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी। अशोक वाजपेयी की लगभग 3 है। किताब लाया? अरे तो लाया है तो पढ़, जहां से पढ़े हम। खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो, खड़ा हो, जल्दी पढ़। खोज लिया? तू पढ़ रहे? अरे पढ़। और पेज निकाल रहा है, देखो पेज पलट रहा है। आएंगे छड़िया लेके ना, तुरंत पेज पलट देंगे हम। अब देखो, एगो किताब लाया है, देख नहीं रहा था। एगो किताब लाया है तो बंद करके रखा है। एगो किताब ही नहीं लाया लगता है। तू रे ना ना, अच्छा कहिए किनबा? हिंदी तो खत्म हो गई लोग आधा। असं पार करता धीरे धीरे। परीक्षा बात किन लिया किनबा का कोई मांग लिया, ओकरे मांग लिया संदीप वाले। ओकरा घर कोई पढ़े वाला नहीं आ गया, अब मांग लिया ओकरा ले। अरे लइका बा। तुम्हारा अच्छा ये देखो, इसीलिए कहा जाता मूर्खवा के धन रहेगा, चलकवा खैला बिना ना मरेगा, वो कसहू खा लेगा। इसका किताब, इसको दूर दूर तो कुछ नजर नहीं आ रहा होगा। बेचारी के। हाँ तो वही दी है ना, वो ऐसे कैसे दे दी है? वो तो किताब ओनियो नहीं है, उन्हें कहने दी है। अरे तो एक बात और सीख लो यहाँ से, आपन हाथ जरा के दूसरा के आग में से ना निकालल जाला। बात बस आप बुझा गई ले। हमारा भी रही तबे तारा के देम, हम अपन पेट भर के देम तारा के। ई ना क्या जा ले जा, हम भूखे रहें, क्या भूखे रही भाग ले। अतनो परोपकार मत करो कि खत्म हो जाओ। बुझा रहे ना? जिंदा रहेंगे तो परोपकार करेंगे, मरिए जाएंगे तो क्या करेंगे? नहीं तो हम बोल नहीं रहे, हम सिखा रहे तो लोगों। आपन हाथ जरा के दूसरा के आग में से, ये कहावत हमेशा याद रखना। बुझा रहे? पहले आपन भला तब जग के भला। पहले आपन झोली भरेंगे, बचेगा तो देंगे, नहीं तो अपने पर रखेंगे। सही बता रहे हैं। देखो अच्छा पूछेंगे तुमसे बीच में तब समझ में आएगा। अशोक वाजपेयी की लगभग 3 दर्जन मौलिक है संपादकीय कृतियां प्रकाशित है। शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, तत्पुरुष कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, दुख, चिट्ठी रसा है उनके कविता संकलन है। फिलहाल कुछ पूर्वाग्रह, समय से बाहर, कविता का गल्प, कवि कह गया है आदि उनकी आलोचना पुस्तक है। उनके द्वारा संपादित पुस्तकों की सूची भी लंबी है। तीसरा साक्ष्य, साहित्य विनोद, कला विनोद, कविता का जनप्रद, मुक्तिबोध, शमशेर और अगे जी की चुनी हुई कविताओं का संपादन। उन्होंने कई पत्रिकाओं का भी संपादन किया है, जिसमें समवेत, पहचान, पूर्वाग्रह, बहुवचन,
कविता एशिया, समास आदि प्रमुख हैं। अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी शेखर सम्मान, फ्रेंच सरकार का ऑफिसर अवार्ड, आओ क्रॉस, ऑर्डर ऑफ द क्रॉस 2004 सम्मान आदि प्राप्त हो चुके हैं। सर्जक साहित्यकार अशोक वाजपेयी द्वारा रचित प्रस्तुत पाठ में एक संश्लिष्ट रचना धर्मित की तरंग झलक है। यह पाठ उनके अभिनयो नामक एक गद्य के कविता के सृजनात्मक संग्रह से संकलित है। इस नाम से उन्होंने संग्रह में उनकी सृजनात्मक गद्य की कुछ रचनाएं और कविता हैं, जिसमें दोनों विधाओं की रचनाओं के साथ पुस्तक की भूमिका भी किंचित संपादित रूप में प्रस्तुत है। अभिनयो दक्षिणी फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है, जहां लेखक ने 20 एक दिनों में एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर पाया था। प्रवास के दौरान प्रतिदिन गद्य और कविताएं लिखी। इस तरह हिंदी ही नहीं, भारत से भिन्न भिन्न स्थान, परिवेश, एकांत प्रवास में निश्चित स्थान और समय के अनुबंध मानस के सृजनात्मक अनुष्ठान का साक्षी यह पाठ का एक वैश्विक जागरूकता, संस्कृति बोध से परिपूर्ण रचनाकार के मानस तरंग की झलक पेश करते हुए दिखाता है कि रचनाएं कैसे आकार रूप ग्रहण करती हैं। कोई भी रचना महज एक शब्द व्यवस्था भर में नहीं होती, उसकी निर्माण प्रक्रिया में रचनात्मक की प्रतिभा और उसके जटिल मानस के साथ परिवेश की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। क्या कह रहे हैं पाठ में? लगभग 10 वर्ष पहले पहली बार मैं अभिनयो गया था। लेखक जो है पहली बार अभिनयो गया था। दक्षिण फ्रांस का रोन नदी के किनारे बसा पुराना शहर, जहां कुछ समय के लिए पोप की राजधानी थी। अब गर्मियों में फ्रांस और यूरोप के एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर बरस होता है। उस बरस वहां भारत केंद्र में था। पीटर ब्रुक का विवादास्पद महाभारत पहले प्रस्तुत किया जाने वाला था। उन्होंने मुझे निमंत्रण भेजा। पत्थरों की एक खादान अभिनयों से कुछ किलोमीटर दूर वह भव्य प्रस्तुति हुई थी, सच्चे अर्थों में महाकाव्यात्मक। कुछ दिनों और ठहरा था। कुमार गंधर्व आए थे। उन्होंने एक आर्क बिशप के पुराने आवास में बड़े से आंगन में गाया था। एक बंदिश भी याद है, द्रुम द्रुम लता लता। इस समारोह के दौरान अनेक चर्च पुराने रंगस्थलियों में बदल जाते हैं। देखिए, फ्रांस में एक जगह है रोन नदी के किनारे अभिनयो, वहां पे खादान है, जैसे हम लोग का पत्थरों का खदान है ना, वैसे ही, लेकिन इतना गहरा नहीं है जितना वो है। वहीं पे एक समारोह होता है हर साल। उसी समारोह में इनको भी निमंत्रण मिला था, जो हमारे अब लेखक हैं अशोक वाजपेयी, तो उसी में गए थे। रोन नदी के दूसरी ओर अभिनयो का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है। नाम है बिलनो लॉ अभिनयो, अर्थात अभिनयो का नया गांव था, शायद कहना चाहिए नई बस्ती। दरअसल वहां फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था। उसी में कार्थूसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ बना, ला सत्रुज। 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक उसका धार्मिक उपयोग होता रहा। यह संप्रदाय मौन में विश्वास करता था, जो सारा स्थापत्य एक मौन का ही स्थापत्य था। क्रांति होने पर इस स्थान को सभी इमारतों पर साधारण लोगों ने कब्जा कर लिया, उसमें रहने लगे। इस सदी की शुरुआत में ला सत्रुजा के जीर्णोद्धार की शुरुआत हुई। धीरे धीरे अधिकांश पुराने स्थानों और इमारतों को वापस खरीद करके बहुत संवेदनशील और सुघर जीर्णोद्धार कर उसे यथासंभव पहले जैसा बनाने का प्रयास किया गया। देखिए, पहले के जो राजा थे परकोटा बनवाते थे बड़े बड़ा, वहां पे एक सैनिक को खड़ा करके देखने के लिए बस खड़ा कर देते थे कि देखते रह, कोई घुसे ना। वैसा ही पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए वहां पे मठ बना था, पूरा किला बना था। किला में कुछ लोग रहते थे। फिर वहां पे क्रांति हुआ तो आम लोगों ने उसे हथिया लिया कि हमारा है ये। फिर आम लोगों से खरीद करके फिर से उसको रिनोवेशन करके नया बनाया गया उसको की, और जीर्णोद्धार सही से किया गया। जीर्णोद्धार मतलब होता है उसमें सुधार किया गया, जो भी टूट फूट था उसका मरम्मत करके फिर से उसको घूमने लायक बनाया गया। उसमें एक संचरित स्मारक रख करके उसके कला केंद्र की स्थापना की गई। इन दिनों कला, रंगमंच और लेखन से जुड़ा हुआ रंगकर्मी, संगीतकार, अभिनेता, नाटक आदि वहां आते हैं। पुराने ईसाई संतों के चैम्बर्स में कुछ अवधि के लिए रहकर अपना रचनात्मक काम करने में बिताते हैं। 2-2 कमरों के सुसज्जित चैम्बर हैं। उसमें फर्नीचर 14वीं सदी जैसा है। सर्वथा आधुनिक रसोई घर और नहान घर हैं। एक अत्याधुनिक संगीत की व्यवस्था है। चैम्बरों के मुख्य द्वार पर कब्रगाह के चारों ओर बने गलियारों में खुलते हैं, पर पीछे आंगन भी है और पिछवाड़े से एक दरवाजा भी। सप्ताह के 5 दिनों में शाम को सबको एक स्थान पर रात के भोजन करने की सुविधा है। बाकी हर दिन का नाश्ता और भोजन अपनी सुविधा से जहां चाहें अपने चैम्बर में खुद बनाकर। दिन में औसतन 50 सैलानी यहाँ जगह देखने के लिए आते हैं। अत्यंत बेहद शांत और नीरव जगह है।
विल्नो एक छोटा सा गांव है जहां पुस्तक पत्रिकाओं की दुकान, एक डिपार्टमेंटल स्टोर, एक कब्रगाह, एक रेस्तरा और बार आदि हैं। अविनियो के आसपास अन्य शहरों कस्बों से बस व्यवस्था सुलभ है। फ्रेंच सरकार के सौजन्य से ला सतरुजा में रहकर कुछ काम करने का न्योता मुझे पिछली गर्मियों में मिला था, तब नहीं जा पाया। यूं अवधि तो 1 महीने की थी, पर इतना समय निकालना कठिन था, सो 19 दिन वहां रहा है। 24 से 10 नवंबर 1994 की दोपहर तक अपने साथ हिंदी टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें, संगीत के टेप्स ले गया। सिर्फ अपने में रहने और लिखने के प्राय कुछ करने की व्यवस्था न होने पर जीवन का पहला अवसर था। इतने निपट एकांत में रहने का कोई अनुभव नहीं था। कुल 19 दिनों में 45 कविता और 27 गद्य लिख डाली। उतने खाली 19 दिन रहे थे, इतना एकांत था। एकांत मतलब कोई कुछ पूछने भी नहीं आता था, वहां मक्खी भी भिन भिनाती नहीं थी। एक छोटा सा गांव था। गांव में आप जाइएगा ना तो अचानक यही जा रहते होंगे तो आपको शोरगुल, मोटर गाड़ी की आवाज, ये सब सुनाई देता होगा। जैसे आप गांव में जाइएगा सब कुछ क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक शांत हो जाता है, एकदम शांत लगेगा, कुछ है ये नहीं है कुछ हो। बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा लगता है बस 1-2 दिन, फिर के उसके बाद वो टेंटा ही पसंद आता है। चलो चलते हैं वापस। जैसे वापस आते हैं फिर से चालू। आप कभी भी जाइए, शोरगुल हमेशा कुछ ना कुछ सुनाई देगा। अरे गाँव में पूरा निपट गांव में नहीं रहे हो कभी, सप्पा निपट गांव, वो गांव में आदमापुर नहीं आएगा, वो तो हमेशा सुनाता होगा आवाज वहां पे। निपट गांव मतलब समझ में आ रहा है? हाँ, जैसे उनका गांव है न जी, उधर में निपट नहीं है, मतलब निपट मतलब दूर का गांव, मतलब वैसा नहीं है एकदम बेकार, एकदम दूर का गांव। हम अपने गांव पे जाते हैं, कुछ बुझी भी नहीं करता है, वहां पे अब जब चाहो तो वहां से वापस नहीं आ सकते हो, टाइम टाइम से गाड़ी चलता है। हाँ, उस छूटा तब समझ लीजिए 12 बजे छूटा तब पता चला कि अब अगले दिन अब सुबह में बड़ी गुस्सा आता है ना। अच्छा हाँ जी, तू तो उधर ही की है। वहां पे कोई रहता है जी? अब फ्रांस, अविनियो फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है। तू जाती है वहां पे? पिकासो की विख्यात कृति और शीर्षक है, वो मेरा गांव नहीं है। वो मेरा गांव नहीं है, मेरा गांव और दूर है उन्हें। वहां पे हम गए थे एक बार, पहाड़ पे चढ़े थे ना, बारिश खूब पड़ रहा था उस दिन। वो दिन जाके हम 2 घंटे पहाड़ पे रुके थे हम लोग, ऊपर मंदिरवा पे। और वो मुश्किल इतना था, पहला बार वहां गए थे, अब भयंकर आंधी तूफान आया, कहीं उधिया के गिर गए हम। हाँ, वहीं पर जाके ऊपर रुक गए। 2 घंटे के बाद फिर मोबाइल के टॉर्च मार के सब कोई आया। रात हो गया था, शाम को 7-8 बजे वापस आए। हाँ, डर तो लगता ही है। पिकासो की विख्यात कृति का शीर्षक है, चुप रहो अब, ल मादा मलोज द एवेन्यू। कभी यति यथार्थवादी कवियत्री आंदे बिरता, रेनेस और पॉल एलुआर ने मिलकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं अविनियो में रहकर लिखी। ला सतरुज के निर्देशक ने जब इन पुस्तकों की सामग्री देखी तो इतने अल्प विधि में काम पर अचरज हुआ। अचरज मुझे भी कम नहीं है। वे सुंदर, निविड़, सघन, सुनसान दिन रातें थीं, भय, पवित्रता और आसक्ति से भरी हुई। यह पुस्तक उन सब समृद्धि का दस्तावेज है। अविनियो को एक मठ में रहकर लिखी गई एक कवि प्रणति भी। हर जगह हम कुछ पाते हैं सो गवाते हैं। ला सतरुज में जो पाया उसकी गहरी कृतज्ञता मन में है, और जो गवाया जो उसकी गहरी पीड़ा भी। कभी गए थे वहां रहने के लिए, उन्हें रहने का मौका मिला अविनियो में, विल्नो गांव में। वो छोटा सा गांव था और वो मठ में जाकर रहे। इतना शांत था, कोई किसी को पूछने नहीं आता था, तो लिखने लगे। 45 को कविता लिखा इन्होंने और 27 को गद्य लिखा। सोचो एक दिन में कितना लिख रहे थे, कोई काम ही नहीं था ना। जेल में महात्मा गांधी बैठ करके किताब लिख दिए थे, क्यों? कोई काम ही नहीं था, लिखते हैं चलो। नदी के किनारे भी नदी है, यहां पास में रोन नदी है, दूसरी तरफ विल्नो, एक तरफ विल्नो और दूसरी तरफ अविनियो। अभी नहीं, पिछले बरस हम देर तक उसके तट पर बैठे थे।
अगर जल प्रवाह को एकटक देखते रहो तो तट पर भी बैठे रहो तो कई बार लगता है कि जल स्थिर और तट ही बह रहा है। अब बस उसमें जाते होंगे, खिड़की से बाहर देखते होंगे, लगता होगा कि बस रुका हुआ है, जमीनों में भाग रहा है। अगर जल प्रवाह नदी तट पर बैठना, नदी के साथ बहना है, कई बार नदी स्थिर होती है, हम तट पर बैठे रहते हैं, नदी के पास होना भी नदी है। हाँ, नदी के पास होना ही नदी है। एग्जाम्पल में आता है भोजपुर का वो गांव जवनिया, बह गया बेचारा, नदी के पास होना भी नदी है, वो नदी बन गया। अच्छा मकान पूरे गांव में खत्म हो गया वो लगभग में। विनोद कुमार शुक्ल अपनी कविता में नदी चेहरा लोगों से मिलने की बात कहते हैं। शायद सिर्फ नदी के किनारे रहने वाले नदी चेहरा नहीं हो जाते, हम जो कभी कभार थोड़ी देर के लिए नदी किनारे जा बैठते हैं, कुछ भी देर के लिए सही नदी चेहरा हो जाते हैं। नदी किसी को अनदेखा नहीं करती, सबको भिगोती है और अपने साथ करती है। थोड़ी सी देर के लिए भी गए तो नदी की बिरादरी में शामिल हो जाते हैं। नदी के समान कविता सदियों से हमारे साथ रही है, उसमें न जाने कहां कहां से जल आकर मिलते और विलीन होते रहते हैं। वह सागर में समाहित होती रहती है, हर दिन ही उसमें जल का टोटा नहीं पड़ता। कविता में भी न जाने कैसी कैसी मालाएं, शब्द भंगिमाएं, जीवन छवियां, प्रतीतियां आकर मिलती है, तकदार होती हैं, तदाकार होती हैं। जैसे नदी जल रिक्त नहीं होती, उसे कविता शब्द भी रिक्त नहीं होते। न नदी के किनारे और न कविता के पास हम तटस्थ रह पाते हैं, हम खुलेपन से गए उनकी अभिभूति से बच नहीं सकते। नदी और कविता में हम बरबस शामिल हो जाते हैं। जैसे हमारे चेहरों पर नदी की आभा आती है, वैसे ही हमारे चेहरों पर कविता की चमक। निरंतरता नदी और कविता दोनों नश्वरता से अनंत की ओर से करती है। एक पंक्ति है, नदी तुम कैसी हो, उत्तर हो सकता है जैसी तुम कविता हो। इन्होंने कविता और नदी के बारे में कहा है कि जैसे कविता पढ़िएगा तो उसका अनंत नहीं है, अंत नहीं है, वैसे ही नदी का भी कोई अंत नहीं है। नदी बहता रहता है और अपने साथ लोगों को भी, उसके भावना को भी उसी प्रकार से कर देता है। चलिए अब देखेंगे हम लोग पाठ के प्रश्न उत्तर।